वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन पर होते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं और हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं बिकॉज हमें ये पता लगता है कि मैथमेटिक्स की रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आज देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में किस सिचुएशन की बात की जा रही है। यहां बात की जा रही है एक लाइट हाउस की, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं बताता हूं ये लाइट हाउस होता क्या है। लाइट हाउस एक टावर होता है जिसके सबसे टॉप पर एक फ्लैश लाइट लगी होती है। ये टावर्स डेंजरस रॉक्स या फिर हार्बर्स पर इंस्टॉल किए जाते हैं। इनका काम होता है कि रात को ये बोट एंड शिप्स को गाइड करते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है ताकि आप हार्बर तक सेफली पहुंच पाएं या फिर उस डेंजरस रॉक से बच पाएं। तो ये लाइट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रात को शिप्स एंड बोट के लिए। अब यहां बात की जा रही है प्रोंग्स रीफ लाइट हाउस की। ये लाइट हाउस मुंबई में कंस्ट्रक्ट किया गया था 1874-75 के आसपास। इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर हाई। ये लाइट हाउस जो है इसकी हाइट 40 मीटर हाई है एंड इट्स बीम कैन बी रीच एट डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। यानी कि इस लाइट हाउस की जो फ्लैश लाइट है वो 30 किलोमीटर तक जा सकती है। अ शिप एंड द बोट आर कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर इस लाइट हाउस के अपोजिट डायरेक्शन से एक शिप और एक बोट लाइट हाउस की तरफ आ रही हैं, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। यहां बात की जा रही है आगे एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस टू द बोट एंड द शिप आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहां कहा गया है कि फ्लैश लाइट जो है पहले तो बिल्कुल देखो सीधी चल रही थी। अब फ्लैश लाइट को अगर लेट से सबसे पहले शिप को गाइड करना है तो उसे क्या करना होगा? यस, फ्लैश लाइट को नीचे होना होगा। नीचे की तरफ हुआ तो वो ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ एक एंगल क्रिएट हुआ ना। ऐसे एंगल्स को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम किसी चीज को देखने के लिए अपना कोई भी सोर्स नीचे करते हैं तो हमारा जो सोर्स ओरिजिनल के साथ जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और शिप के लिए ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। सेम फॉर बोट जो एंगल है 30 डिग्री। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? Which of the two, boat or the ship, is nearest to the lighthouse? Find its distance from the lighthouse. सबसे पहले हमें इस चीज को ऑब्जर्व करके बताना है कि कौन सी चीज यानी कि बोट या शिप इन दोनों में से कौन सी लाइट हाउस के पास पहुंच चुकी है। अब स्टूडेंट्स आप खुद ऑब्जर्व कीजिए। लेट से आप कहीं बिल्कुल टॉप पर खड़े हैं, कहीं लेट से आप अपने घर की सबसे टॉप पर खड़े हैं, ओके, और आप कुछ इस ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल सीधा। अब आपने एक कार को ऑब्जर्व किया, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपने अपने हेड को नीचे किया। वो कार अभी दूर थी, बट जैसे जैसे वो कार आपकी तरफ आती जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप अपने हेड को और नीचे करेंगे और नीचे, और जैसे वो घर के बिल्कुल पास आ जाएगी तो आपको बिल्कुल नीचे की तरफ देखना होगा। यानी कि जो चीज आपके पास आती जा रही है उसको देखने के लिए आपको अपने हेड को ज्यादा नीचे करना पड़ रहा है, यानी कि ज्यादा एंगल पर डिप्रेस करना पड़ रहा है। एंड हियर इट इज। यहां देखा जाए तो दोनों एंगल्स में से सबसे ज्यादा एंगल कौन सा लग रहा है? 60 डिग्री। तो यानी कि इस केस में फ्लैशलाइट ज्यादा बेंड हुई है। इट मींस जो ये शिप है ये ज्यादा क्लोज आ गई है लाइट हाउस की, और ये हमारा आंसर है। बट साथ में ये भी बोला गया, अच्छा ठीक है क्लोज आ गई है, आपने बता दिया, अब बताइए ये शिप इस लाइट हाउस से कितनी दूर है। यानी कि मुझे इस बीसी डिस्टेंस को निकालना है। ये कैसे करें? तो स्टूडेंट्स देखिए, देखा जाए ये बीसी एक ट्राइंगल का पार्ट है। इस ट्राइंगल में ए बी तो लाइट हाउस है, राइट। और लाइट हाउस हमें पता है जनरली बिल्कुल 90 डिग्री पर ही खड़े होते हैं ग्राउंड पर। तो इट मीन से लाइट हाउस बीसी के साथ यानी कि ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट करेगा। तो यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ग्रेट। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि अगर हमें 90 के अलावा एक एंगल पता हो और एक साइड पता लग जाए तो हम उस ट्राइंगल की बाकी सभी चीजें निकाल सकते हैं। अब देखा जाए इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के अलावा एक साइड तो पता ही है ए बी, लाइट हाउस की हाइट जो कि 40 मीटर। बस 90 के अलावा अब एक एंगल मिल जाए तो मैं बीसी की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकता हूं बाय यूजिंग यस ट्रिग्नोमेट्री। बट एंगल और कौन सा निकालें? तो स्टूडेंट्स देखो, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल नहीं बन रहा तो क्या हुआ? बाहर की तरफ एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। अब जरा देखो, ए से निकलने वाली ये जो लाइन है और ये जो बीसी लाइन है ये दोनों पैरेलल है ना, राइट। ग्राउंड के कॉरस्पॉन्डिंग ही बनाई गई हैं और इन दोनों लाइंस को ए से इंटरसेक्ट कर रही है। और हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करते हैं तो वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल है 60 और ये एंगल ए सी बी दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स ही तो है। सो दैट्स व्हाई एंगल ए सी बी भी 60 होगा। अब देखिए, इस ट्रायंगल में 90 के अलावा एक एंगल और एक साइड पता लग चुकी है। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बड़े आराम से लगा सकते हैं। बट हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री लगाने से पहले हम हमारे ट्रायंगल की तीनों साइड्स की नेमिंग कर लेते हैं, वो बहुत ही आसान है। देखिए, आप अपने राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अलावा जिस एंगल को कंसीडर करते हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। फिर जो 90 होता है उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे बेस की वैल्यू निकालनी है और मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है। सो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है? देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टडी की थी। यहां देखा जाए तो परपेंडिकुलर और बेस में हमें रिलेशन प्रोवाइड करता है यस tan। तो हम यहां पर इस ट्रायंगल में tan लगाएंगे और एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं 90 के अलावा 60 का। तो tan 60 हम यूज करेंगे विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। हियर परपेंडिकुलर इज AB,
बेस इज BC जो हम निकालना चाहते हैं। नाउ tan 60 दोस्तों हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में डिफरेंट एंगल्स पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालना सीखा था और उसे याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको समझाई थी। सो tan 60 की वैल्यू जो हमने सीखी थी जो कि थी √3 इज इक्वल टू AB जिसकी वैल्यू 40 और BC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 डिवाइड बाय √3 मीटर्स, बिकॉज बात यहाँ मीटर्स में की जा रही है और हमने भी डिस्टेंस निकाला है तो बाद में यूनिट्स लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है कि शिप लाइट हाउस से कितना दूर है, दैट इज 40 डिवाइड बाय √3 मीटर्स। अब हाँ √3 की वैल्यूज अगर आपको पता है वो आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे तो मैं आपको रेकमेंड जरूर करूंगा कि आप √2 √3 ये जो दो वैल्यूज है ना इसे याद ही रखा कीजिए माइंड में, बिकॉज मैक्सिमम जगह पर ना √2 √3 हमारे काम आते हैं। ये एक छोटी सी टिप है आपके लिए। ओके चलो अब जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच टू द लाइट हाउस इफ इट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अब बोट की बात की जा रही है, हमें बताना है कि ये बोट लाइट हाउस तक कितनी देर में पहुंचेगी अगर इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है। तो स्पीड हमें गिवन है, स्पीड से टाइम कैसे निकालते हैं, हमने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। टाइम निकालने के लिए मैं थोड़ा शफलिंग करूंगा यहाँ, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो बनेगा फॉर्मूला। सो अब अगर मुझे डिस्टेंस पता लग जाए यानी कि dB पता लग जाए कि D से लेके B तक इसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड मैं जानता हूं तो टाइम निकल आएगा ना। तो डिस्टेंस निकालते हैं। अब dB को देखा जाए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का तो है ये, अब दूसरा एंगल और एक साइड पता हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री फिर से लगा सकते हैं। तो दूसरी एक साइड तो पता है, तो एक साइड तो मुझे पता है दैट इज 40 मीटर जो इस लाइट हाउस की हाइट है। बट एंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल तो नहीं आ रहा 90 के अलावा, बट बाहर एक एंगल बन रहा है जो है 30 डिग्री। अब आप जानते हैं यहाँ 30 है तो एंगल ADB भी तो 30 होगा, ऑर्डिनरी इंटीरियर एंगल्स जैसे हमने पहले अप्लाई किया था। सो बस अब हम पिक करेंगे इन ट्राइंगल ADB। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए हमने तीनों साइड्स की नेमिंग कर ली, आप जानते हैं हमने कैसे की है जैसे हमने पहले की थी। अब कहा जाए तो यहाँ पर DB ये मुझे चाहिए यानी कि बेस मुझे चाहिए और परपेंडिकुलर मेरे पास है, तो अगेन यहाँ tan ही तो लगेगा, बट एंगल यहाँ 30 का कंसीडर कर रहे हैं। सो tan 30 यहाँ लगेगा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर AB है, बेस DB है। नाउ व्हाट इज tan 30, ये होता है 1/√3। तो यहाँ पर 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू 40 है और DB हमें निकालना है, तो DB की वैल्यू आ गई 40√3 मीटर्स। अब यही हमें चाहिए था। सो हमारा फॉर्मूला क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 40√3 मीटर्स है, राइट। और स्पीड, अरे रुको जरा, स्पीड तो किलोमीटर में है, ये तो गड़बड़ होगी, यूनिट्स सेम होनी चाहिए, तो फिर इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो मैंने ये किया 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गया 20,000 मीटर्स पर आवर। तो बस वैल्यूज को पुट किया हमने, तो फाइनली हमारे पास आंसर आया जब हमने 40√3 डिवाइड बाय 20,000 को सॉल्व किया तो आंसर आया 0.0034 आवर्स। तो यहां पर मैंने ये कैसे निकाला, √3 की वैल्यू को पुट करके। देखिए मैंने कहा था ना √2 √3 की वैल्यू को थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, बिकॉज √3 की वैल्यू को यहां छोड़ देंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। टाइम में क्या बोलूंगा कि √3 में कुछ आ रहा है टाइम, ये तो अजीब सा लगता है ना। दैट्स व्हाई मैंने वैल्यूज को पुट किया ताकि थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू निकल आए, जो कि आ रही है 0.0034 आवर्स। आवर्स बिकॉज हमारे पास जो स्पीड थी वो आवर्स में थी ना, तभी टाइम हमारा आवर्स में ही आएगा। बट ये भी बहुत अजीब सा ही लग रहा है, मैं किसको क्या बोलूंगा, इसको 0.0034 आवर्स लगेंगे, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल सा नहीं लग रहा। सो हम इस आवर्स को सेकंड तक ले जाते हैं, बिकॉज आवर्स बहुत ज्यादा छोटा नंबर आ रहा है, तो सेकंड में कैसे जाएं, तो आवर्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करो। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया अब मिनट में कन्वर्ट। तो मैं इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो ये दो बार 60 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट एक्सप्रेशन सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनल आंसर आएगा 12.24 सेकंड्स। हाँ ये प्रैक्टिकल है कि ये बोट अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लाइट हाउस की तरफ आ रही है तो इसे 12.24 सेकंड्स लगेंगे लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए, और यही टाइम हमें निकालना था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इसी सैंपल पेपर का एक और केस स्टडी सॉल्व करेंगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।